नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत सोने की चिड़िया भारत को क्यों कहा जाता था। अभी कुछ वर्ष पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत को हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। अब सोने की चिड़िया बनाने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो उस संदर्भ को समझने के लिए भारत के इतिहास में हमें झांकना चाहिए, झांकना पड़ेगा। तभी हम पता कर सकते हैं कि सोने की चिड़िया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इस वीडियो में आप देखिएगा कि सोने की चिड़िया कोई भी देश कैसे बनता है, हाउ टू मेक ए गोल्डन बर्ड, ए कंट्री ए गोल्डन बर्ड। एक सोने की चिड़िया बनने के लिए उस चिड़िया का आधार क्या होगा, वो चिड़िया पर्च कहाँ करेगी, उस चिड़िया का जो बेस है, बेस फॉर्मेशन कहाँ से होगा, और उसकी चोंच कैसे बनेगी, उसका पंख कैसे बनेंगे। तो उसका आधार तैयार किया एग्रीकल्चर ने और और इंडस्ट्री और फिर उसका जो आगे का ये जो हिस्सा है, ये तैयार किया। ये किसने तैयार किया? ये तैयार किया ट्रेड एंड कॉमर्स ने। ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हुआ क्या कि अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो आज भारत का जो वर्ल्ड ट्रेड में जो पार्ट है, जो उनका हिस्सा है, वो 1% से भी कम है। एक टेंटेटिव आप जानकारी आपको दे दूं, आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन दिनों में भारत का जो हिस्सा था वर्ल्ड ट्रेड में, वो अमूमन 25 से 30% के लगभग होता था। और यह हिस्सा हमारा 1757 तक चलता रहा था, यानी प्लासी तक चलता रहा था। प्लासी के बाद ये सब ट्रेंड बदल गया, ये पलट गया। तो भारत सोने की चिड़िया भारत क्यों था? प्राचीन काल में भारत का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, इंडस्ट्री बहुत अच्छा था, हम बहुत सारा सरप्लस पैदा करते थे और ऐसी चीज़ें बनाते थे, एग्रीकल्चर में ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करते थे जो वर्ल्ड मार्केट में, विश्व व्याप जो बाजार था उसमें हाथों हाथ बिक जाती थी। और ऐसी चीज़ें उनमें हम, काली मिर्च होती थी। काली मिर्च को तो गोल्ड ही कहा जाता था क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट ही तोला जाता था। इसमें केसर होता था, चंदन होता था, मलमल होता था, मलमल। इसमें और भी चीज़ें होती थी जैसे कटलरी आइटम्स, छुरी कांटा। भारत की इन चीज़ों की बड़ी मांग थी, छुरी कांटा। और इसमें होता था जो गंध होती थी, गंध यानी परफ्यूम्स भी बहुत ज़्यादा बिकती थी। तो ये चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी महंगे दामों पर बिकती थी। परिणाम ये होता था कि भारत में जो भारत का जो व्यापार संतुलन था वो भारत के पक्ष में रहता था और भुगतान संतुलन भी भारत के पक्ष में रहता था। प्लिनी नाम का एक रोमन राइटर हुआ है, प्लिनी ने लिखा है अपनी नेचुरल हिस्ट्री में कि भारत से रोम को जो निर्यात होने वाली वस्तुएं थीं वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती थीं कि उसके लिए भारत को इतनी कॉस्टली होती थी कि रोम से भारत को हर वर्ष लगभग 50-55 मिलियन सेस्टर्स निर्यात हो जाता था। यानी इतने बड़े पैमाने पर भारत में गोल्ड और सिल्वर की आमद कहाँ से होती थी? रोम से होती थी। ऐसे खजाने जो होड़ हैं नीचे जमीन में बहुत सारे मिले हैं, 68 होड़ मिले हैं रोमन कॉइन्स के। होड़ का मतलब खजाने, ढेरियां मिली हैं। उससे आइडिया लग जाता है कि जो जो प्लिनी है उसका रेफरेंस गलत नहीं है। प्लिनी रोमन सीनेट का मेंबर था। और जब हम मध्यकाल में आते हैं तो 17वीं शताब्दी के एक यूरोपीय राइटर ने, जो कि यात्री भी था, भारत में आया था, उसने लिखा है कि भारत गोल्ड और सिल्वर की एक तरह से दलदल है और जो सोना और चांदी सारी दुनिया का चक्कर काटता रहता है। एक बार भारतीय जो दलदल है भारत की, उसमें अगर ये फंस जाता है तो फिर निकल नहीं पाता, क्योंकि मध्यकाल में भी जो ट्रेंड प्राचीन काल में था वो चलता रहा। भारत के निर्यातों की सारी दुनिया में धूम मची रही और उसका परिणाम ये हुआ कि सोने और चांदी की आमद भारत में लगातार होती रही।
इसलिए भारत सोने और चांदी की वास्तव में ही दलदल था। ये ट्रेंड 1757 के बाद इसका रिवर्सल हुआ। भारत पर प्लासी के बाद बंगाल में ब्रिटिश कंपनी का एक तरह से वास्तविक अधिकार हो गया और फिर भारत के व्यापार की नेचर को, प्रकृति को धीरे धीरे बदल दिया गया। धीरे धीरे उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, उसको तोड़ मरोड़ दिया और फिर इस तरह से हम, हमारी जो पोजीशन थी उससे हम बेदखल कर दिए गए। परिणाम कितना भीषण था, कितना भयंकर था, इसकी जानकारी, इसका आइडिया आपको इसी बात से मिल सकता है कि जब उस समय हमारी पोजीशन ये थी कि दुनिया में विश्व व्यापार की कल्पना भारत को केंद्र में रखे बिना की ही नहीं जा सकती थी। आज भारत विश्व व्यापार के संदर्भ में भारत एक तरह से मार्जिनलाइज्ड ही हम भारत को कह सकते हैं। तो आज अगर हम भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो भारत को हमें एक तरह से ट्रेडिंग हब भी बनाना पड़ेगा। भारत को हमें एक तरह से प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करना पड़ेगा और भारत में स्किल्स को डेवलप करने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। My dear students, you need to know that in the ancient times and medieval times there was a lot of promotion to the skill development। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही, 6th सेंचुरी BC से ही भारत में श्रेणियों की व्यवस्था थी। श्रेणी या कॉरपोरेशन की व्यवस्था थी। जो श्रेणियां थीं वो किसी एक विशेष शिल्प या उद्योग से रिलेटेड होती थी, उनका प्रॉपर संगठन होता था। दे वुड कीप कंट्रोल ओवर द क्वालिटी, प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन किया जाता था और उसमें एक तरह से इम्प्रूवमेंट पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता था और इस श्रेणी को राज्य द्वारा भी एक तरह से समर्थन दिया जाता था। इसी तरह से जब भारत में सल्तनत की स्थापना हुई मध्यकाल में, तो सल्तनत के सुल्तानों ने भी, और जो कि स्थानीय रियासतें थी, प्रोविंशियल किंगडम्स थी, उसमें केवल सल्तनत नहीं थी बल्कि विजयनगर साम्राज्य भी था, स्थानीय रियासतें भी थी। तो उस समय मध्यकाल में भी जो शिल्प और उद्योग थे उन्हें भरपूर सहयोग, भरपूर समर्थन दिया जाता था। एक और जो नया एक तथ्य जुड़ा मध्यकाल में वो यह था कि मध्यकाल में जो राज्य था, राज्य द्वारा पोषित कारखाने होते थे, वर्कशॉप्स होती थी और उनमें स्किल्स को अलग तरह से, एक तरह से एक्सक्लूसिव वे में उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था, प्रमोशन दिया जाता था। ये फैक्ट्रियां न केवल सुल्तानों की थीं बल्कि सुल्तानों के बाद जो मुगल बादशाह आए उन्होंने भी इन फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। बल्कि जो भारत में व्यापार करने के लिए जो कंपनियां आई थीं, जैसे डच या इंग्लिश, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी ताकि स्किल्स को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि मन मुताबिक यहाँ के कारीगरों के द्वारा कोई चीज़ें बनवाकर भारत बाहर भेज सके। तो इस तरह से स्किल्स को प्रमोशन देना आज के ज़माने की, आज की आवश्यकता है और इस तरह से इस लाइन पे हमें सोचना चाहिए, तभी हम वर्ल्ड ट्रेड में अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं और तभी भारत में ऑलराउंड एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। क्योंकि जब उत्पादन बढ़ता है तो उसकी खपत बढ़ाने के लिए व्यापार बढ़ता है, तो उससे सर्विसेज आगे बढ़ती हैं और उससे रोजगार के नए नए अवसर हमें मिलते हैं। इसलिए भारत में जो स्किल्स हैं उनको ब्रॉडर स्केल पे, स्मॉल स्केल पे भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो वी कैन टेक लॉट ऑफ लेसन फ्रॉम द एंशिएंट एंड medieval historical facts, historical details with regard to the golden bird which was the cradle land of the gold and silver। भारत की सोने और चांदी की जो कहानियां थी वो मिरेकल नहीं थी। प्लेनी ने लिखा है कि रोम की जो नारियां थी भारतीय मलमल पहनकर इतराती थीं और फिर इसी कारण भारत को रोम से हर साल बहुत बड़े पैमाने पर जो गोल्ड और सिल्वर है उसका निर्यात हो जाता था। इस तरह से भारत एक समृद्ध कैटेगरी में आ जाता है। यही बात कमोबेश मार्को पोलो ने लिखी है, यही बात निकोलो कॉन्टी ने लिखी है, यही डोमिंगो पेश ने लिखी है कि भारत बहुत ही समृद्ध था, भारत के पास बहुत ज़्यादा संसाधन थे और उन संसाधनों का अच्छी तरह से संगठन भी किया जाता था।
तो आपको ये बात समझ में आई कि गोल्ड और भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? With this, I come to conclude this video. Thank you for being with me. Take care, and I would come back with yet another short video. Thank you very much.